नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, आपको पता है कि कांस्टेबल की परीक्षा चल रही है, कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है और आज की जो है कांस्टेबल की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कांस्टेबल की एग्ज़ाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमें प्राप्त हो चुके हैं, वो सारे प्रश्न जो हैं हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो क्लास को स्टार्ट करूँ उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ठीक है? जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, किसको? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको पीडीएफ और नोट्स मिल जाएंगे, ठीक? क्लास की पीडीएफ और नोट्स मिल जाएंगी, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था आज की शिफ्ट में वो आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन था और ये 1-2 एग्जाम में 1-2 जो है शिफ्टों में पूछा जा चुका है, ठीक है? तो ये पहला क्वेश्चन था कि प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक कौन थे? ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है? प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक कौन हैं? तो प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक सभी को पता होगा कि ये जो थे मुंशी प्रेमचंद जी थे, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मुंशी प्रेमचंद जी, ठीक है? ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन था, ठीक है? तो इसका थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बार-बार पूछा जा रहा है, इसलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं कि गोदान जो है हिंदी साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास है। क्या है? हिंदी साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें भारतीय ग्रामीण जीवन और किसानों की कठिनाइयों को दर्शाया गया है। किसको दर्शाया गया है? इसमें भारतीय ग्रामीण जीवन और किसानों की कठिनाइयों को दर्शाया गया है। और इसमें मुख्य पात्र को जो रखा गया है वो गरीबी रखा गया है। किसको? होरी और गरीबी को रखा गया है, यानी कि गरीब किसान को, ठीक है? और इसमें जो ज़िंदगी के संघर्ष और कर्ज से भरी होती है, किसकी? किसान की, ठीक है? जो कहानी में दर्शाया गया है। और इस उपन्यास में जो है जाति जाति, गरीबी, सामाजिक अन्याय को गहराई से दिखाया गया है। प्रेमचंद ने सरल और प्रभावशाली भाषा का उपयोग किया है। कहानी समाज सुधारक और नैतिक शिक्षा का संदेश देती है और इसमें किसानों की भावनाओं और जीवन की वास्तविक चुनौतियां स्पष्ट हैं। गोदान आज भी सामाजिक अध्ययन और साहित्य में महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है? यह उपन्यास जो है ग्रामीण भारत की असली तस्वीर को सामने लाता है। ये रियल घटना को जो है ये रियल घटना पर आधारित कहानी थी, ठीक है? उपन्यास था। तो ये जो है रियल तस्वीर को साझा करती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि ग्लोबल इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जा चुका है और आज की सेट में भी पूछा गया है, ठीक है? ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा गया है, ठीक है? और यहाँ भी पूछा गया है, ठीक है? तो आगे की शिफ्टों में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? तो इसको ज़रूर आप लोग तैयार करो। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन-सा है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान जो है 102वां है। कौन-सा? 102वां स्थान है। भूख और कुपोषण का अंतर्राष्ट्रीय सूचांक है ग्लोबल इंडेक्स, ठीक है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है? भूख और कुपोषण का अंतर्राष्ट्रीय सूचांक है। यह बच्चों के पोषण, कुपोषण और बाल मृत्यु दर को मापता है और 2025 में भारत को जो है 102वां स्थान मिला। कौन-सा मिला? 102वां स्थान मिला, जो सीरियस हंगर श्रेणी में आता है, ठीक है? क्योंकि भारत जो है भुखमरी से बहुत ज़्यादा ही प्रभावित है, क्योंकि 102 स्थान पे आने का मतलब है बहुत स्थिति खराब है, दयनीय स्थिति है। ग्रामीण और गरीबी आबादी सबसे अधिक प्रभावित होती है इससे, ठीक है? ग्रामीण और गरीबी झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं और गाँव में रहने वाले, ठीक है? और सरकार ने पोषण सुधार योजना लागू की हैं, लेकिन अभी ये योजनाएँ जो हैं सभी तक पहुँच नहीं पाई हैं, ठीक है? यह सूचांक नीति निर्धारण और सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम है। बच्चों और महिलाओं का कुपोषण का इंडेक्स जो है प्रमुख भूमिका निभाता है। रिपोर्ट वैश्विक तुलना और देशों की स्थिति को दर्शाती है, ठीक है? तो भारत की स्थिति जो है ज़्यादा सही नहीं है अभी तक हंगर इंडेक्स में, ठीक है? अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि भगवान मुरुगन को समर्पित प्रमुख त्योहार कौन-सा है? भगवान मुरुगन को समर्पित प्रमुख त्योहार कौन-सा है? व्हिच मेजर फेस्टिवल इन डेडिकेटेड टू लॉर्ड मुरुगन? पोंगल, थाईपुसम या फिर ओणम या फिर उगादि? तो भगवान मुरुगन को समर्पित जो प्रमुख त्योहार है वो है थाईपुसम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, थाईपुसम। थाईपुसम भगवान मुरुगन को समर्पित है। यह मुख्य रूप से तमिल समुदाय के बीच मनाया जाता है। भक्त व्रत रखते हैं, कावड़ लेकर लंबी दूरी तय करते हैं। यह भक्ति, तपस्या और आस्था का प्रतीक है। भारत, मंगोलिया और श्रीलंका में यह प्रसिद्ध है और मंदिरों में विशेष पूजा और जुलूस निकलते हैं इससे। भक्ति
कठिन व्रत और शारीरिक तपस्या करते हैं। क्या करते हैं? कठिन व्रत करते हैं और शारीरिक तपस्या भी करते हैं। इससे मानसिक शांति, मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक बल बढ़ता है। पूर्व के दौरान धार्मिक अनुष्ठान और गीत होते हैं। यह तमिल संस्कृति का महत्वपूर्ण दर्शनीय पर्व है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर किस प्रकार के संगीत से जुड़े हैं? पंडित रविशंकर वाज एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ म्यूजिक? तो वो जो जुड़े हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत से, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पंडित रविशंकर प्रसिद्ध सितार वादक थे। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान कलाकार थे। उन्होंने संगीत का विश्व स्तर पर फैलाया है। जॉर्ज हैरिस और बीटल्स के साथ उनके संगीत सत्र किए गए हैं और उनकी वादन शैली बहुत प्रभावशाली और तकनीकी थी। भारत रत्न और अन्य पुरस्कार उन्हें सम्मानित कर चुके हैं। ठीक है, भारत रत्न और अन्य पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है और उनका योगदान जो भारतीय संस्कृत और संगीत का अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने में सहायक है। उन्होंने शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय और समझने में योग्य बनाया है। भक्ति और भगवान में संगीत में गहराई दिखाई जाती है। सही उत्तर क्या है? भारतीय शास्त्रीय संगीत। अगला क्वेश्चन है कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जो बच्चे आगे की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे लोक नृत्य जरूर तैयार करके जाएं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर क्लास में 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। कहाँ का? कर्नाटक राज्य का। यक्षगान कर्नाटक का पारंपरिक लोक नृत्य नाटक है। इसमें नृत्य, संगीत और अभिनय शामिल हैं। कथाएं प्रमुख रूप से रामायण और महाभारत से ली जाती हैं। कलाकार रंगीन वेशभूषा और मुखौटे पहनते हैं। यह खुले मंच पर रात भर चल सकता है। संगीत और समाज इसकी विशेषता है। यह ग्रामीण और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कला का उद्देश्य मनोरंजन के साथ शिक्षा भी देता है और यक्षगान दर्शकों को धार्मिक, नैतिकता और संस्कृति की जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन है, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन से हैं? सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन से हैं? हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ सेबी? अजय त्यागी, मधुबी पुरी बुच, या फिर तुहिन कांत पांडे, या फिर शक्तिकांत दास? तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष जो कौन से हैं वो हैं तुहिर कांत पांडे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सेबी भारत का शेयर बाजार नियामक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह निवेशकों को सुरक्षा और पारदर्शी सुनिश्चित कराता है। अध्यक्ष सेबी का प्रमुख होता है। क्या होता है? सेबी का प्रमुख जो होता है अध्यक्ष होता है। कुहेंत कांते वर्तमान अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में सुधार और नीतियां लागू हुई। निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाना प्राथमिकता कार्य है। सेबी कंपनियों और स्टॉक एक्सचेंज को नियंत्रित करता है। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नियम बनाए गए हैं। आर्थिक स्थिरता में सेबी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसलिए सही उत्तर जो है तुहिनकांत पांडे है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आफ्टर गांधी पुस्तक के रामचंद्र गुहा को पुरस्कार कब मिला? इंडियन आफ्टर गांधी पुस्तक के लिए रामचंद्र गुहा को पुरस्कार कब मिला? ऑप्शन है 2009, 2010, 2011 या 2012। तो ये जो मिला था 2011 में मिला था। यह पुस्तक स्वतंत्र भारत के इतिहास पर आधारित है। लेखक रामचंद्र गुहा हैं। पुस्तक में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलाव का वर्णन है। 2011 में उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। यह गहरी, शोधपरक और विश्वसनीय पुस्तक है। यह भारत इतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। पुस्तकों और शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी है। भारत के स्वतंत्रता के बाद चुनौतियों को दिखाती है। इसमें तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण है। सही उत्तर 2011 है। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? ये भी क्वेश्चन जो है शायद दूसरी बार पूछा गया है। हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? राजीव कुमार, सुशील चंद्रा, गणेश कुमार, या फिर ओम प्रकाश रावत? तो जो सही जवाब है गणेश कुमार जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, गणेश कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव प्रक्रिया के प्रमुख अधिकारी होते हैं और वे चुनाव के निष्पक्ष और पारदर्शी बनाते हैं। वर्तमान में यह पद गणेश कुमार के पास है। चुनाव आयोग संविधान द्वारा स्थापित है। मतदाता सूची और मतदान प्रक्रिया और मतगणना जो है इनके नियंत्रण में है। वे उम्मीदवार और राजनीतिक दलों के लिए नियम लागू करते हैं। लोकतंत्र में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी राज्य और लोक चुनाव उनके निर्देशित में होते हैं। वे चुनाव में धोखाधड़ी रोकने के लिए भी जिम्मेदार हैं। इसलिए वर्तमान मुख्य सचिव चुनाव आयुक्त जो हैं गणेश कुमार जी हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने 13-0 से हराया, किसे हराया था? ठीक है,
चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 में भारतीय महिला टीम ने किसे 13-0 से हराया? देख लीजिए क्वेश्चन कैसा पूछ लिया गया। मतलब कि 13-0 से किसे हराया पूछ लिया है, ठीक है? ठीक है, चैंपियनशिप ट्रॉफी में। तो ये जो हराया गया था, ये मलेशिया को हराया गया था। ऑप्शन नंबर डी के मलेशिया, ठीक है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मलेशिया को जो है 13-0 से हराया। किससे हराया? 13-0 से हराया। यह मैच मैच जो है टीम की आक्रामक क्षमता और कौशल को दर्शाती है और खिलाड़ियों ने तेज प्रेसिंग और रणनीति खेल दिखाया है। जूनियर और सीनियर खिलाड़ियों का संतुलन शानदार था और डिफेंस और गोल कीपिंग में भी उत्कृष्टता दिखाई गई और इस जीत से टीम का मनोबल बढ़ा। खेल ने एशिया चैंपियन ट्रॉफी में भारत की छवि को मजबूत की और टीम की तैयारी और अनुशासन साफ दिखा और मलेशिया के खिलाफ यह स्कोर बेहद प्रभावशाली रहा और जो इसका करेक्ट जवाब होना क्या चाहिए, हाई मलेशिया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मलेशिया। ठीक, मलेशिया को जो है भारत ने 13-0 से हराया। कितने से? 13-0 से। मतलब कि भारत का स्कोर 13 और मलेशिया का 0 था। देख लीजिए कितना गजब का स्कोर था, ठीक है। कितना अच्छी तरीके से भारत ने जो है जीत दर्ज की। अगला क्वेश्चन है कि चौथा बौद्ध संगीत किसके संरक्षण में हुआ? द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड अंडर हुस पैट्रोगन। मतलब कि चौथी बुद्ध संगत या बौद्ध संगत किसके संरक्षण में हुई? अशोक, कनिष्क या बिम्बिसार या अजातशत्रु। तो ये जो हुई थी कनिष्क के शासनकाल में होती है, संबंध में संरक्षण में हुई थी कनिष्क के, ठीक है। चौथी बौद्ध संगीत राजा कनिष्क के समय हुई। यह कश्मीर क्षेत्र में आयोजित हुई थी। इसमें बौद्ध ग्रंथों का संकलन और सुधार किया गया और सहायक बौद्ध धर्म के विकास में यह महत्वपूर्ण रही और संगीत और वचन विधियों का पुनर्गठन भी हुआ और राजा कनिष्क ने धर्म की समृद्धि के लिए इसे प्रवचित किया और भिक्षु और विद्वानों ने इसमें भाग लिया। धर्म की शिक्षाओं और संरक्षित और व्यवस्था किया गया। यह बौद्ध धर्म के इतिहास के में मील का पत्थर है। क्या है? मील का पत्थर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी, कनिष्क, ठीक है। कनिष्क इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है शक सावंत शुरुआत किस राजा ने की? शक सावंत शुरुआत किस राजा ने की? ये क्वेश्चन पूछा गया था कि शक सावंत शुरुआत किस राजा ने की, ठीक है। राजा पूछ लिया है। तो राजा के ऑप्शन थे चंद्रगुप्त, अशोक या फिर शालिवाहन या हर्ष। तो राजा थे शालिवाहन। ऑप्शन नंबर सी के थे शालिवाहन। शक सावंत शुरुआत जो है 7800 ईसा पूर्व में हुई। इसे राजा सलीवान से जोड़ा जाता है। भारत में इसका उपयोग पंचांग और ऐतिहासिक रिकॉर्ड के लिए होता है। शालिवाहन दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शासक थे। उनके शासनकाल में व्यापार और संस्कृति का विकास हुआ और इस संबंध का प्रयोग धार्मिक और सांस्कृतिक योजनाओं में होता है। शक संबंध का आधार समय और घटनाओं का सही लेखा जोखा रखना है। यह काल गणना के लिए महत्वपूर्ण है। समाज और इतिहास के अध्ययन में इसका विशेष महत्व है। सही उत्तर जो है शालिवाहन है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि बाउल लोकगीत परंपरा किस राज्य से संबंधित है? बाउल लोकगीत परंपरा किस राज्य से संबंधित है? बाउल फोल्क म्यूजिक ट्रेडिशन इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? बंगाल, उड़ीसा, असम, बिहार। तो ये जो संबंधित है ये पश्चिम बंगाल से है। बाउल संगीत पश्चिम बंगाल का लोक गीत परंपरा है, ठीक है। और यह भक्ति साधन और जीवन के सरल तरीकों को दर्शाता है। गीतों में आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेश होते हैं। साधक संगीत के माध्यम से आत्मा और जीवन की गहराई देखते हैं या दिखाते हैं। यह परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। सामाजिक भेदभाव और जातिवाद के खिलाफ यह संदेश देती है और जो है लोकप्रिय बाउल कलाकारों ने इसे विश्व स्तर तक फैलाया है। संगीतों में राग और लय का गहरा महत्व है और यह बंगाल की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है और जो सही जवाब होना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर ए जी करेक्ट है, पश्चिम बंगाल। तो बाउल लोक गीत परंपरा जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले कौन सा पर्व मनाया जाता है? विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड वन डे बिफोर गणेश चतुर्थी? तो नागपंचमी, गौरी पूजा या होली दहन या दिवाली। तो ये जो मनाई जाती है गौरी पूजा, ठीक है। गौरी पूजा जो है गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले मनाई जाती है। गौरी पूजा गणेश चतुर्थी से पहले मनाई जाती है। इसमें माता गौरी की पूजा होती है। वह भगवान गणेश की माता मानी जाती हैं और महाराष्ट्र और कुछ दक्षिण भारतीय राज्यों में इसे विशेष रूप से मनाया जाता है, ठीक है। और भक्त व्रत रखते हैं और उपवास करते हैं। पूजा में घर की सफाई और सजावट की जाती है। गौरी पूजा की कृषि और सुख समृद्धि का प्रतीक भी है और यह परंपरा महिला सशक्तिकरण से जुड़ी है। त्यौहार सामाजिक और
और पारिवारिक मेल-जोल का अवसर देता है। सही उत्तर है गौरी पूजा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1958 कॉमनवेल्थ गेम में 100 ग्राम कुश्ती का स्वर्ण पदक किसने जीता? 100 केजी 100 किलोग्राम कुश्ती का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो 1958 कॉमनवेल्थ गेम में 100 ग्राम कुश्ती का स्वर्ण पदक जीते थे रणधीर सिंह ने जीते थे। ऑप्शन नंबर बीच के रणधीर सिंह जीते थे। ठीक है। रणधीर सिंह ने 100 ग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। कुश्ती में यह सफलता देश की खेल प्रतिभा को दर्शाती है। उनकी तकनीक और मेहनत ने जीत सुनिश्चित की। यह पदक भारत को अंतर्राष्ट्रीय खेल मंच पर सम्मान दिलाने वाला था और 1958 में भारत के खेल इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है। उनकी जीत से भविष्य के खिलाड़ियों को प्रेरणा मिली और कुश्ती में अनुशासन और प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी होता है। रणधीर सिंह की जीत भारतीय खेल की गौरव गाथा है। सही उत्तर है रणधीर सिंह। क्या है? रणधीर सिंह। ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट है। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। क्या कर देना है? लाइक कर देना है। लाइक ज़रूर करना। और लाइक कर दिया आपने? लाइक करने के बाद आप लोग कमेंट करिए। कमेंट ज़रूर करिए कि कमेंट में क्लास आपको कैसी लगी या कौन कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे इस एग्ज़ाम के। ठीक है। तो कमेंट आप लोग ज़रूर करना। ठीक, क्या करना है? कमेंट आपको ज़रूर करना है। कमेंट आपको ज़रूर करना है। ठीक है। कमेंट आप लोग ज़रूर करिए। कमेंट कर दिया आप लोगों ने? अच्छा सा कमेंट कर दिया। ठीक है, कर दिया। अब आपको जो है स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? सब्सक्राइब करना। तो सब्सक्राइब करिए जल्दी से। सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करिए जल्दी से। ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया आप लोगों ने? ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया। अब आपको एक और काम करना है। काम ये करना है, आप लोगों को आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। किसकी? टेलीग्राम चैनल की लिंक। आप लोग टेलीग्राम चैनल लिंक देखिए और वहाँ पर क्लिक करिए। क्लिक कर दिया? हाँ, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप वहाँ पर जॉइन का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है? उसे जॉइन करिए जल्दी से। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपका जॉइन का ऑप्शन आ रहा होगा, जॉइन कर लीजिए। जॉइन कर दिया? ठीक है। सभी बच्चों ने जॉइन कर लिया। ठीक है। जॉइन कर दिया है तो आप इस पे आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ पर पीडीएफ मिलेगा। क्या मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा और क्लास की नोट्स मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये अभी नहीं मिलेगी। कब मिलेगी? ये मिलेगी जब 500 मेंबर हो जाएँगे। कितने हो जाएँगे? 500 मेंबर हो जाएँगे। जब 500 मेंबर हो जाएँगे तो यहाँ पे पीडीएफ और नोट मिलना शुरू हो जाएगी। अभी कितने मेंबर हैं? अभी मेंबर आपको 90 प्लस में हो जाएँगे। ठीक है, अभी 90 प्लस मेंबर हैं। ठीक है। अधिक भी हैं, 90 प्लस हम बता रहे हैं, 95, 96, 94, 93 जो भी हो हैं, ठीक है, लेकिन अभी 90 प्लस मेंबर हैं, ठीक है? तो आप लोग जल्दी से यहाँ पर कितने 410 मेंबर और इनकी करिए 410, उसके बाद आपको पीडीएफ और नोट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।